Hello, I welcome you all to my new channel called युद्ध ज्ञान। युद्ध ज्ञान में मैं मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में बात करूँगा, जो कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। पीछे आपको कई सारे बॉक्सेस दिख रहे होंगे, जिसमें और पूरे घर के अंदर काफ़ी सारे बबल रैप हैं, जिसमें मैंने अपने मिलिट्री हिस्ट्री के कई सारे मॉडल्स मंगवाए हैं, जैसे ये MiG-21 का मॉडल एज यू कैन सी। इसमें नीचे दो फ्यूल टैंक्स हैं और वाइट में एयर टू एयर एफिड मिसाइल्स हैं। और उसके कंपैरिजन में मैं एक और मॉडल दिखाता हूँ। ये लेटेस्ट राफेल फाइटर जेट जो अभी रिसेंटली इंडिया ने डील साइन की है फॉर इंडियन नेवी। आई थिंक 26 राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस। तो ये उसका मॉडल है, जिसमें यू कैन सी इट कैन कैरी अप टू 3 फ्यूल टैंक्स। और उसमें डार्क ग्रीन में एयर टू ग्राउंड रॉकेट बॉम्ब्स हैं, और वाइट में यहाँ पे लॉन्ग रेंज एयर टू एयर रडार गाइडेड मिसाइल्स हैं, और वाइट में यहाँ छोटी जो मिसाइल्स हैं ये एयर टू एयर इंफ्रारेड मिसाइल्स हैं। और फिर फ्रेंच एयरक्राफ्ट्स में टिपिकली ऊपर ये एक टिप सी होती है। दिस टिप इज़ बेसिकली फॉर मिड एयर रिफ्यूलिंग। यहाँ से फ्यूल भर सकते हैं हवा में उड़ते उड़ते। तो वो मिराज 2000 जेट्स में भी थी और राफेल में भी है। तो लेकिन मेरा अभी का पर्पस फाइटर जेट्स पे या टैंक्स के जो मॉडल्स हैं इन पे बात करने का नहीं है। हालांकि आने वाले एपिसोड्स में मैं इन मॉडल्स पे बात करूँगा। लेकिन अभी जो पहलगाम के टेरर अटैक के बाद जो कंडीशन डेवलप हुई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और जिसमें ये बात की जा रही है कि दोनों देशों में एक सीरियस लड़ाई हो सकती है, तो उस विषय में मैं अपने कुछ व्यूज़ सामने रखना चाहूँगा। आज से करीब 4 या 5 साल पहले राज्यसभा टीवी पे, जो कि रिपब्लिक टीवी नहीं है, रिपब्लिक टीवी से काफ़ी अलग चीज़ है, उसमें एक एपिसोड था IBGs पे। IBG का मतलब होता है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, जिसमें एक बहुत ही छोटी मगर बहुत ही मोबाइल, बहुत ही काबिल तरीके से अरेंज की हुई एक फास्ट मूविंग फोर्स, इंडिपेंडेंट जो काम कर सके, जिसमें कई सारे टैंक्स होते हैं। उस टैंक्स के साथ साथ चलने वाले कई सारे आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, जिसमें सैनिक अंदर बैठ सकते हैं और फटाफट टैंक्स के साथ आर्मर्ड व्हीकल्स स्पीड से मूव करके दुश्मन के एरिया के अंदर जा सकते हैं। इस IBG के अंदर इनको एयर अटैक से बचाने के लिए साथ साथ इनके कुछ ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी चलते हैं जो इनको एयर कवर दें। तो मतलब ये अपने आप में एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है, जिसमें टैंक्स भी हैं, सैनिक भी हैं और एयर डिफेंस भी है, और सारे के सारे किसी न किसी व्हीकल पे होते हैं, तो दे कैन मूव वेरी फास्ट। और IBGs को इस्तेमाल करने का जो तरीका उस राज्यसभा टीवी के एपिसोड में, जिसमें कई सारे रिटायर्ड आर्मी जनरल्स आए थे और डिफेंस एनालिस्ट थे, आई थिंक पैनल 4 लोगों का था इंक्लूडिंग दी होस्ट, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो में मैं दूंगा अगर वो वीडियो अभी भी इंटरनेट पे होगी तो IBGs को यूज़ करने का जिस तरह से तरीका उसमें बताया गया इन द इवेंट ऑफ वॉर, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, वो एनालिस्ट का पर्सनल व्यू है, सो दैट डिस्क्लेमर इज़ देयर। लेकिन मुझे खतरा ये लग रहा है कि कहीं वो गवर्नमेंट पॉलिसी ना निकले, क्योंकि उसमें कहा गया था कि IBGs को ऐसे यूज़ करेंगे, ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि किसी स्ट्रैटेजिक जगह को ना जीत कर पाकिस्तान में, बल्कि कोई लेस स्ट्रैटेजिक जगह को कब्ज़ा कर लेंगे। जैसे बॉर्डर के आसपास के इलाकों में कुछ मेन सिटी को ना लेके, जैसे लाहौर है या इस्लामाबाद है, ये शहर काफ़ी स्ट्रैटेजिक हैं, या कराची है, तो ऐसे शहरों को हाथ ना लगा के कुछ लेस इंपॉर्टेंट टाउन्स या विलेजेस उन पर कब्ज़ा कर लेंगे, मतलब एरिया एक्वायर कर लेंगे जो बॉर्डर से सटा हुआ हो। और फिर बाद में जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो हम इन एरियाज़ को, जिन पे हम IBGs के थ्रू फास्ट मूविंग आर्मीज़ के थ्रू कब्ज़ा करके, फिर बाद में हम लड़ाई ख़त्म होने के बाद इनको बार्गेनिंग चिप की तरह यूज़ करेंगे, ताकि जब पाकिस्तान टेबल पे आ जाए तो हम पाकिस्तान को कन्विंस कर सकें या प्रेशर कर सकें अपनी किसी भी ट्रीटी या एग्रीमेंट पे अपनी बात मनवाने के लिए। तो जब मैंने ये उस एपिसोड में देखा था, तो शुरू में तो मेरे को लॉजिकल लगा सब कुछ कि हाँ मेक सेंस, क्योंकि उसमें उन्होंने ये कहा कि
हम स्ट्रैटेजिक जगह को इसलिए जीतना नहीं चाहते क्योंकि फिर पाकिस्तान प्रेशर में आके न्यूक्लियर बम ना यूज़ करे। अ, तो हम लड़ाई को शॉर्ट रखना चाहते हैं, मतलब ये इंडियन साइड का कहना था, ये इंडियन साइड के एक्सपर्ट्स का कहना था, जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे नहीं बोल रहे थे। कि हम लड़ाई को शॉर्ट रखना चाहते हैं और लड़ाई में हम लेस इम्पॉर्टेंट जगह पे को जीत के बाद में उन जगहों को एक्सचेंज करके अपनी बात मनवाना चाहते हैं। अब ये बहुत लॉजिकल बात है, लेकिन इसमें जो अजम्पशंस हैं जिस पे लॉजिक टिका हुआ है, मुझे वो अजम्पशंस बड़े फ्लॉड नज़र आ रहे हैं। पहला अजम्पशन ये कि अगर आप कम इम्पॉर्टेंट जगह को जीतेंगे तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ नहीं करेगा। और दूसरा अजम्पशन ये कि लड़ाई शॉर्ट होगी। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो, मगर उसके अलावा कुछ रीज़न नहीं है। बस ये रीज़न हो सकता है कि हमने सुना पाकिस्तान के पास फ्यूल नहीं है ज़्यादा देर लड़ाई लड़ने का, बट दैट नेवर स्टॉप्ड एनी कंट्री फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू स्ट्रगल। तो मेरा पॉइंट ये है पहला तो कि बेहतर यही है कि लड़ाई ना हो। वही सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि आप चाहे कितनी मर्ज़ी स्ट्रेटजी बना लें, एक बार जैसे कहते हैं ना कि तीर छोड़ दिया आपने तो फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। हालांकि कुछ इंजीनियर्स डिसएग्री करेंगे, दे कैन मैन्यूवर द एरो और समथिंग थ्रू रिमोट कंट्रोल, बट पॉइंट ये है कि इट्स बेटर नॉट टू स्टार्ट अ वॉर। और प्रेशर वगैरह देकर अगर ऑलरेडी आप उनसे टेररिस्ट वगैरह को हैंड ओवर करने के लिए मनवा सकते हैं और साथ में कोई ठोस ट्रीटी साइन करवा सकते हैं जिसमें पाकिस्तान आगे से एक तो कोऑपरेट करे ऐसी इन्वेस्टिगेशंस में और आगे से ऐसी हरकत ना करे, तो वो बेस्ट आउटकम है अगर वो लड़ाई के बिना हो जाए। लेकिन अगर आप लड़ाई करने ही वाले हैं, करना ही चाहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि अगर आपने लेस स्ट्रैटेजिक जगह को, लेस इम्पॉर्टेंट जगह को कब्ज़ा किया, तो एक बार आप पाकिस्तान की तरफ से सोच के देखिए कि वो क्या करना चाहेंगे। अगर आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, तो आप कहेंगे कि यार इन्होंने बॉर्डर के करीब के कुछ गांव या शहरों पे कब्ज़ा कर लिया जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो लेट देम होल्ड देम। हम तो इस चीज़ को खींचेंगे, लाइक दे विल, पाकिस्तानीज विल स्ट्रेच इट कि लेट द वॉर कंटिन्यू। भले ही वो लड़े ना बहुत ज़्यादा, लेकिन लेट दैट स्ट्रगल कंटिन्यू, ताकि दुनिया में हम ये दिखा पाएँ कि देखो इन्होंने हमारे एरिया पे कब्ज़ा किया हुआ है, हमने नहीं किया। तो जैसे इज़राइल के केस में भी रिसेंटली हुआ कि इज़राइल पे जब हमास का हमला हुआ तो पूरी दुनिया का सेंटिमेंट इज़राइल के फेवर में था, लेकिन जब इज़राइल ने रिटेलिएट किया तो वो सारा का सारा जो सेंटिमेंट था वो इज़राइल के अगेंस्ट हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि हम इस तरह के किसी सेल्फ गोल वाली सिचुएशन में आ जाएं जहाँ पे हम कुछ लेस स्ट्रेटजी जगह पे कब्ज़ा करके बैठ जाएं और फिर बैठे रह जाएं क्योंकि सामने वाला टेबल पे नहीं आ रहा, वो उसकी मर्ज़ी। वो हमारा अजम्पशन है कि वो आ जाएगा, पर अगर नहीं आता, वो भी मतलब बैठा है कि हाँ तुमने कब्ज़ा कर लिया, आई विल कीप सेंडिंग ट्रूप्स टू फाइट यू, और फिर आपको भी वहाँ पे कॉन्स्टेंटली फिर नए ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे टू होल्ड दैट प्लेस। तो वो एक स्टेलमेट की सिचुएशन आ जाएगी। और स्टेलमेट में अगर स्टेलमेट हुआ तो दैट इज़ ऑलरेडी अ डिफीट इन अ वे, कि आप कॉन्स्टेंटली रिसोर्सेज खर्च कर रहे हो, अपने बहादुर वेल ट्रेंड मोटिवेटेड सोल्जर्स को डेली बेसिस पे खो रहे हो, कोई नया एरिया नहीं जीत रहे हो, बस उस एरिया को होल्ड करके बैठे हो जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। और आप सोच रहे हो कि वो बार्गेनिंग चिप की तरह काम करेगा, और आप ये भी सोच रहे हो कि ऐसा करके मैंने चीज़ों को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रखा। लेकिन अगर सामने वाला खींचता जाए इस वॉर को, तो ओवर टाइम क्या होगा कि सेंटिमेंट आपके अगेंस्ट होना शुरू हो जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे आप अग्रेसर हो, जबकि आपका लॉजिक एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा था कि आप चाहते हो शॉर्ट वॉर हो, कुछ बड़ी जगह पे ना हमला हो, लेकिन ऐसा दिखेगा नहीं लोगों को। तो अगर आपको वॉर लड़ना ही है तो आपको ये अजम्पशन को छोड़ना होगा कि वो इस सिचुएशन में न्यूक्लियर बम यूज़ करेंगे, इस सिचुएशन में नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो अपने एरिया में, अपने बॉर्डर के अंदर, वो कहीं पे भी अपने ऊपर न्यूक्लियर बम गिराने को तैयार हैं। लाइक दे हैव एक्चुअली स्टेटेड कि वो टैक्टिकल न्यूक्स जो मतलब थोड़े कम एरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, 10 बाय 10 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है फिर भी, बट स्टिल कंपेयर टू लाइक अ बिग न्यूक इट्स अ स्मॉलर वन।
तो वो अपने एरिया में वो उस न्यूक को ड्रॉप कर लेंगे जहाँ कहीं पे भी भारी मात्रा में हिंदुस्तानी फ़ौज घुस आई तो दैट इज़ ऑलरेडी क्वाइट टेलिंग कि वो कितना इरेशनली सोच सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी इरेशनल स्टेटमेंट कि मैं अपने ही ऊपर ही न्यूक्लियर बम चला लूँगा. लाइक उससे ज़्यादा यू कांट गेट मोर इरेशनल देन दैट. तो दैट इज़ द काइंड ऑफ decision making process these guys have, and you are going with some logic कि हम कुछ कब्ज़ा करेंगे फिर वो टेबल पे आ जाएंगे. आई डोंट थिंक उसके लिए कोई बहुत बेसिस है. द ओनली थिंग देन दैट रिमेन्स इज़ आप लड़ाई मत करिए. डोंट गो टू पुट सम प्रेशर, गेट वॉट यू वॉन्ट. बी, लड़ाई करिए तो देन गो फॉर समथिंग डिसाइसिव. द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू कि आप लड़ाई शुरू करें और आपने कुछ डिसाइसिव नहीं किया. तो लाइक ऑफ कोर्स मतलब पूरे बॉर्डर पे यू हैव टू पिन द एनिमी डाउन ऑल अक्रॉस द बॉर्डर इंक्लूडिंग द सी एरिया एज वेल. वहाँ पे भी होल्ड करना है, लाइक हर तरफ से होल्ड करके देन यू टेक सम बिग चंक, वेदर इट इज़ POK और इट इज़ कराची सिंध एरिया और वॉट एवर एल्स, बट यू हैव टू प्ले बिग if you really want a short war, and you have to be decisive and capture much larger area. और उसके लिए IBG जो कि माना काफ़ी मोबाइल फोर्स है, काफ़ी डीप पेनिट्रेशन कर सकती है, लेकिन वो बहुत छोटी फोर्स है. इट्स लाइक 1 ब्रिगेड साइज, इट्स 3000 या 3500 सैनिक. तो यू विल नीड लाइक सम 10 डिफरेंट IBG एटलीस्ट टू इवन अटेम्प्ट समथिंग लाइक दैट. मतलब आइडियली तो यू शुड हैव लाइक 20-30 IBGs, पर मुझे लगता है शायद इंडिया के पास 1 या 2 ही हैं फ़िलहाल. तो दीज आर माई 2 cents ऑन बिफोर दिस वॉर एक्चुअली स्टार्ट्स कि A, डोंट डू इट. होपफुली थ्रू peaceful means some solution will appear, like they will hand over some terrorists, they will sign some treaty which should be taken seriously. B, if you do it in a decisive manner. Don't go for less strategic targets. The worst thing you can do is start a war and not be decisive. So it's either A or B. Don't go for the C option, where you start a war and hope that the enemy will be rational and that you will take some less strategic objectives, and that will bring them to the table. वो मेरे ख्याल से नहीं होने वाला. दैट विल ओनली गिव देम टाइम, बिकॉज आपने कुछ ऐसा नहीं दबाया उनका जिससे उनको सांस आनी बंद हो. तो दे विल हैप्पीली जस्ट कंटिन्यू द वॉर. तो वो करना विल बी द वर्स्ट थिंग. वो करना गलत होगा. सो दिस इज़ माई व्यू ऑन द करेंट मोस्ट लाइकली सम conflict that will happen between India and Pakistan. At the moment, I am rereading this book. It's a book called Lost Victories, written by Erich von Manstein. और इसमें वर्ल्ड वॉर 2 के रशिया और जर्मनी के वॉर के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, जो कि जब मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ तो मुझे यूक्रेन और रशिया का वॉर एक अलग नज़रिए से समझ में आ रहा है. तो इन आने वाले एपिसोड्स में मैं इस तरह की बुक्स पे डिटेल में बात करूँगा और मॉडल्स पे डिटेल में बात करूँगा. आपका ये वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रिया, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए. धन्यवाद.